नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम एक सीरीज चालू किए हैं जो आने वाले एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स की टारगेट और मिशन पर जो है कि ये चालू किया गया है। इसमें हम इस क्लास में इस सीरीज़ में हम क्या करवाते हैं कि जो 2021 में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का, उसमें जितने सारे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर डिटेल और शॉर्टकट जो भी होता है, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस क्वेश्चन का, पार्टिकुलर क्वेश्चन का, वो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्लास हुआ है और आज उससे अगले क्लास होगा जिसमें मैं पहले दिन से जो एसएससी के सीजीएल का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उससे जो क्वेश्चन आए हैं उसका पहले सेट से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वहाँ से मैं शुरुआत किया हूँ। उसमें एक सेट में पहला सेट में शुरू किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस हुए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो गया था, तो मैं उसका कहा था आपको कि कल मिलेगा, तो वही क्लास को हम आगे आज बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज का क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का। क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए अपने से और फिर हम बनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी ऑप्शन लाया था, इस क्लास में भी सारे क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने लाया है क्योंकि जैसे पूछा गया क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन है, सिर्फ हम उसका आपको तरीका बता रहे हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जो पिछले पूछा गया उसी पैटर्न से आपको एक तरीका यहाँ से मालूम हो जाएगा कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। आइए, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, बना लेते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज बना लिए। क्या कहा कि उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं इसका 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ। जब भी सम से सम मतलब समान चतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज है तो उसका समान जो है सारे भुजा समान होगा ही, ऑलरेडी वो उसे दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, प्रत्येक भुजा की लंबाई। और एक बात और आपको पता होगा कि समचतुर्भुज में क्या होता है कि सारे कोनों का मान भी बराबर होता है, यानी कि सब 90-90 डिग्री पे होता है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। चलिए इसका विकर्ण खींच लेते हैं। एक विकर्ण मान लेते हैं, ये विकर्ण। ठीक है, इसका लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। जैसे ही हम यहाँ से एक और विकर्ण खींचते हैं तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ये जो विकर्ण का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वो क्या करता है कि विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 सेंटीमीटर का था टोटल, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण। तो जैसे ही बांटा तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 13 है और ये 12 है, तो आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12, 13 का। तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ से आप निकालिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तब यहाँ से आप देखिए कि इस विकर्ण के अगर ये भाग 5 है और ये जो है कि दो बराबर भाग में बांटता है, इसका मतलब ये वाला भाग भी कितना होगा, 5 ही होगा कि नहीं होगा। तो यही आपसे पूछ रहा था कि दोनों विकर्ण का लंबाई आ गया कैसे। एक विकर्ण मान लेते हैं हम A, B, C और D। ठीक है, देखिए BD विकर्ण था तो BD का मान दिया हुआ था कितना, 24। और हमने यहाँ से जैसे ये विकर्ण खींचा AC विकर्ण जैसे ही खींचे तो ये देखे कि ये इसको डबल पार्ट में बांटेगा, यानी कि आधा भाग में, तो ये 12 हो जाएगा। और ये 13 भुजा जो है कि लंबाई दिया हुआ था भुजा का, तो 12 और 13 देखे तो यहाँ से क्या पता चल गया ये कि ये विकर्ण का जो इतना भाग होगा ये कितना होगा, आधा भाग 5 होगा। और आधा 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी कि AC जो विकर्ण होगा उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्षेत्रफल निकालिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। D1 क्या है, विकर्ण है, यानी कि दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होगा, हाफ D1 कितना है, 24 और D2 कितना निकाले हैं आप, 10।
तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, इससे काटिएगा तो 12 से ये कटेगा यानी कि 120। ठीक है दोस्तों, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल पूछा था वो कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा कि 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। तो 14वीं संख्या को हटा दिया जाए या हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत 1 दशमलव स्थान तक सही ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल गया होगा। बनाइए इसको, पहले आप देखिए कैसे बनाते हैं आप, फिर हम बनाएंगे तो आप देखिएगा कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, 28 संख्याओं का औसत 77 दिया हुआ है, पहली 14 संख्या का 74 है, अंतिम 15 संख्याओं का 84 है। तो 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्या का औसत पूछ रहा है आपसे। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि 28 संख्या है, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 77। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है वो कि 14 संख्या जो है, पहली 14 संख्या, उसका जो है कि एवरेज कितना दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि अंतिम 15 जो संख्या है उसका एवरेज कितना है, 84 है। यहाँ से दोस्तों आप देखिए कि हमारा जो 14 और 15 29 हो जाता है, जबकि संख्या तो 88 था। इसका मतलब जो बीच वाले संख्या है वो निकल के आएगा। बीच वाले क्या होगा, 28 संख्या है तो 14वीं संख्या होगा, यानी कि यहाँ से हमारा 14वीं संख्या निकल के आएगा। वो क्या हो जाएगा, 14वीं संख्या बराबर, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए आप कि 77 एवरेज होना चाहिए था है कितना, 74। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 एवरेज कम है। ठीक है, 1 पर 3 कम है। यहाँ है कितना संख्या, 14, यानी कि 14 पर कितना कम होगा, 42 कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एवरेज 77 है, लेकिन अभी 14 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 74, यानी कि एवरेज से वो कितना कम है, 3 कम है। 3 1 पर कम है तो संख्या टोटल 14 है, तो 14 पर कितना कम हो जाएगा, 42। वही यहाँ पर देखिए जो है कि एवरेज 77 था, अभी है कितना, 84, यानी कि बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 7 बढ़ा हुआ है। तो ये एक संख्या पर 7 बढ़ा हुआ है। संख्या कितना है, 15, तो 15 संख्या पर कितना बढ़ा होगा, 15 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 105। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 28 संख्याओं का औसत 77 दिया हुआ था। ठीक है, और ये यहाँ ओवरऑल देखते तो 42 कम था 14 संख्याओं पर, 15 पर कितना, 105 जो है कि ज़्यादा है। यानी कि ओवरऑल देख रहे हैं तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 105 में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 3, और यहाँ ये बच जाएगा कितना, 10 में 4 यानी कि 63 ओवरऑल हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर। तो कितना ज़्यादा है, 63 एवरेज ज़्यादा है। तो यहाँ से जो 14वीं संख्या होगी वो क्या होगी कि हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं और उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये एवरेज में हम आपको बताएंगे कि कैसे, बहुत डिटेल में बताएंगे वहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप एवरेज को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, 14वीं संख्या कैसे निकाल रहे हैं। 77 था और ओवरऑल 63 और ज़्यादा हो गया है, तो 14वीं संख्या यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 7 और 3 10, 7 और 6 13, 1 14, यानी कि 140। तो 14वीं संख्या हमारा कितना निकल के आ गया, 140। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या कह रहा है कि 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तब शेष संख्या जो बचेगा उसका जो है एवरेज क्या होगा। तो एक बात बताइए कि पहले अभी 28 संख्याओं पर कितना एवरेज है, 77, तो सम कितना हो जाएगा, 28 को अगर 77 से गुना कर देंगे तो सम आ जाएगा। टोटल सम में से अगर हम 14वीं संख्या घटा देंगे 140, तो बची हुई संख्या बच जाएगी। बची हुई संख्या का माने कि 27 संख्याओं का यहाँ पर सम बच जाएगा। 28 संख्या था और एक 14वीं संख्या हटा रहे हैं तो 27 संख्या बचेगा। तो उतने से अगर भाग दे देंगे तो शेष संख्या का क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। 28 संख्या था, हमने एक संख्या हटा दिया तो 27 बचा। तो 27 संख्याओं का सम में अगर नंबर ऑफ से गुना कर देते हैं, भाग कर देते हैं, यानी कि 27 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, एवरेज बच जाएगा। वहीं यहाँ पर जो है कि शेष का जो एवरेज निकाल रहे हैं
वो ये से निकलेगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 28 गुने 77 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 140 को, ये देखिए 28 का मल्टीपल है क्या, 8 5 4, हाँ है, यानी कि 28 गुने 5 लिख सकते हैं इसको। नीचे में क्या है 27 है, ठीक है। यहाँ से देखिए हम यहाँ लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है, तो यहाँ से देखिए 28 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 77 माइनस 5, ठीक है। उसको जैसे कि फिर नीचे में कितना है 27, ठीक है, तो क्या बचेगा 28 गुने 72 बट्टा 27, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 9 से कट रहा है कैसे, 9 तिया 27, 9 छक्के 72, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा कितना होगा, 20 छक्के 120 और 24, यानी कि 8 छक 48, यहाँ से देखिए 9 छक्के 72, 9 तिया 27, तो यहाँ से कितना हो जाए 8 छक 48 और 6 दूना 12 और 8 20, ठीक है। 8 छक 48, 6 दूना 12 4 16 होगा, 168 बट्टा 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए पूरा 28 संख्या था, उसमें से हमने 14वीं घटा दिए, तो इतना संख्या का एवरेज आ गया। यहाँ से देखिए इसका हम 140 को हम क्या लिखे हैं, 8 पंचे 40, 5 दूना 10 4 14, यानी कि 28 इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ से हम फिर 28 कॉमन ले लिए हैं, तो कितना बचा है 77, और यहाँ पर क्या बचा है 5, इसको जो है कि यहाँ पर क्या लिखे 28 गुने 72, 9 से देखिए 9 छक्के 72, 9 तिया 27 कट रहा है, फिर 3 से भी ये कट रहा है कितना 2, यानी कि 3 दूना 6, तो ये कट रहा है 27, नहीं 27 से तो ये कटना नहीं चाहिए, 9 से काट रहे हैं, तो 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72 होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसका कितना हो जाएगा, 8 को 28 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 8 8 64, 6 8 दूना 16 और 6 22, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 3, अब देखिए 4 और 4 8, 3 से नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा। यहाँ पर बोला भी हुआ था, अगर एक ही ऑप्शन दशमलव वाला रहता तो सीधा मार देते, क्योंकि यहाँ कहा हुआ था कि 1 दशमलव स्थान तक, लेकिन यहाँ पर 2 3 ऑप्शन दशमलव में था, तो हमें आगे बनाना पड़ा है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, 1 14, 4 तिया 12, 2 6, यानी कि 74.6 आ रहा है, ठीक है। देखिए 7 तिया 21 बचेगा 1 14, 4 तिया 12, 2, तो बचेगा 6 आएगा, एक ही स्थान तक कहा था तो 74.6 आएगा, लेकिन 74.6 नहीं है, 74.7 है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR दिया हुआ है आपको कितना, 144 बट्टा 49, ठीक है। यदि AB बराबर 12, BC बराबर 7 तथा AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो PR का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बनाइए इसको, समरूप वाला सिमिलरिटी पर क्वेश्चन है, कल भी एक सेट में आया था सिमिलरिटी पर क्वेश्चन, तो हम वहाँ बताए हुए थे सिमिलरिटी का रूल कैसे होता है। देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कि यहाँ क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, एक त्रिभुज PQR है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दोनों सिमिलर है। जब सिमिलर रहता है, सिमिलरिटी रहता है, यानी कि समरूप रहता है त्रिभुज, तो हम क्या कहते हैं कि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके सभी संगत मान क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं। और क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो भुजाओं के रेशियो से क्या होगा, क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि AB दिया हुआ है आपको 12, BC दिया हुआ है 7 और AC दिया हुआ है 9, ठीक है। PR पूछ रहा है, इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 144 और इसका कितना दिया हुआ है 49, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इनका AB बट्टा BC बराबर होगा PQ बट्टा PR, ठीक है। या और क्या होगा AC बट्टा, जैसे कि AC बराबर होगा AC बट्टा BC बराबर हो जाता है कैसे, सॉरी ये नहीं होगा, इसका संगत मान बराबर होगा ना। संगत मान कैसे बराबर होगा, इसका AB बराबर हो जाएगा किसके, PQ का बराबर हो जाएगा। यहाँ से BC किसके बराबर हो जाएगा,
क्यू आर के बराबर हो जाएगा और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो कैसे होगा कि त्रिभुज ए बी सी का जो है कि क्षेत्रफल जो होगा एरिया, और त्रिभुज पी क्यू आर का जो एरिया होगा पी क्यू आर का उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और बराबर हो जाएगा कैसे, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका जो है कि क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का 144 बट्टा 49, और यहाँ पर जो है कि ए सी बट्टा पी आर पूछा है, तो पी आर के से जो संगत क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सॉरी ए सी हो जाएगा क्योंकि इस साइड वाला है तो ए सी हो जाएगा। तो ए सी का मान कितना है 9 और पी आर का मान पूछ ही रहा है, यहाँ से कितना निकल के आएगा 12/7 बराबर 9/पी आर। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 तिया 12 3 तिया 9, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 21/4। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिमिलरिटी का है, सिमिलरिटी में कल बताया हुआ था आपको कि कैसे लगाते हैं हम सिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ से निकाले हैं सिमिलर है तो इनका जो रेशियो होगा वो संगत मान बराबर होगा, क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट होगा, उस वहीं से निकाले हैं क्या, पी आर, जो हमको पूछ रहा था पी आर कितना है, तो 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 5 अंक वाली संख्या 6, 7, 6, x, y 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x - 5y का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए डिविजिबिलिटी पर ये सवाल है, विभाज्यता पर क्या कह रहा है कि 3, 7 और 11 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए 5 अंक वाली संख्या क्या है, 6, 7, 6 x और y। ठीक है, कोई भी संख्या देखिए 3, 7 और 11 क्या कहा है, इससे विभाज्य, अगर ये संख्या 5 अंक वाली है और 11 से विभाज्य है तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि ऑड पैलेस का जो सम होगा यानी कि 6 + 6 + x, वो इवन पैलेस का जो सम होगा यानी कि 7 + x, उसके या तो बराबर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए कि वो 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तभी 11 से 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही कहता है कि ऑड पैलेस का जो सम होगा और इवन पैलेस का जो सम होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, या 11 से दोनों का जो अंतर होगा जोड़कर, वो दोनों का सम का जो अंतर होगा ऑड पैलेस और इवन पैलेस का, वो या तो 0 हो या 11 से कटना चाहिए, यानी कि उसके बराबर हो। तो यहाँ से हम जब बराबर करेंगे तो देखिए 11 से कटने के लिए ये 11 से विभाज्य के लिए हम निकाल रहे हैं, ये उसका रूल है 11th का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ से देखिए आपको क्या पता चलेगा, 12 - 7 यानी कि यहाँ पर ये y x है और ये y है, तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा तो 12 में से 7 गया तो 5, और इधर आएगा y तो कितना हो जाएगा x - y, यानी कि x - y बराबर 5 निकल के आएगा आपको यहाँ से। ठीक है, और अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर वो संख्या 3 से विभाज्य है तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। यही है 3 के विभाज्यता का नियम। तो देखिए यहाँ से क्या है, 6, 7, 6 x और y, इनके अंकों का जो योग होगा वो 3 से अगर विभाज्य होगा तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। और इसमें तो कहा हुआ कि ये 3 से विभाज्य है, यानी कि इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए अंकों का योग जो कीजिए, 7 और 6 13 और 6 19 प्लस x प्लस y, यही होगा। यानी कि x प्लस y, अगर यहाँ 19 है, अब क्या रखें x प्लस y जो 3 से कटेगा, यानी कि अंकों का योग भी 3 से कटेगा। तो देखिए क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो कटेगा, 19 और 2 21, 3 से कटता है। उसके बाद में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 रखेंगे तो होगा, 19 और 5 24, यानी कि 24 3 से कट रहा है। उसके बाद में 25 नहीं कटेगा सर, यानी कि फिर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। उसके बाद में क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। अब आप देखिए कि 19 के साथ अगर 2 को रखते हैं तो भी कटता है, 5 रखेंगे तो भी कटेगा, 8 रखेंगे तो भी कटेगा, और 11 रखेंगे तो भी ये क्या होगा, कट जाएगा 3 से। ठीक है दोस्तों,
लेकिन अगर ये 3 से कटता है तो 11 से भी तो कटना चाहिए, क्योंकि ये कहा हुआ है कि ये 5 अंकों की संख्या जो है वो 3 से भी कट रहे हैं, 7 से भी कट रहे हैं और 11 से भी कट रहा है, विभाज्य है। इसका मतलब अगर 2 लेते हैं तो 11 से नहीं कटेगा, 5 भी लेंगे तो नहीं कटेगा, 8 भी लेंगे तो नहीं कटेगा। इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, 11 लेना होगा। यानी कि यहाँ से हम जो कह सकते हैं कि क्या निकल के आया कि x प्लस y का मान हमें कितना निकल के आया, 11, और यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना है, 5। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 16/2 यानी कि 8, और y बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6/2 यानी कि 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि x का मान हमें जो है से कि कितना निकल के आ गया, 8, और y का मान कितना निकल के आ गया, 3। ठीक है, अब जो पूछा हुआ है क्वेश्चन हमसे यहाँ पर 3x माइनस 5y का मान क्या होगा, तो देखिए x का मान कितना है, 8 तो 8 तिरिक 24, y का मान कितना है, 3 तो 5 तिया 15, कितना निकल के आ गया, 9। यानी कि जो पूछा हुआ था उसका आंसर कितना होगा, 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल पर था, 3 से 7 से और 11 से ये 5 अंकों की संख्या डिविजिबल था। इसका मतलब क्या है कि संख्या 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग निकालें, लेकिन इसमें इतना मान आया, लेकिन कोई भी मान अगर दे रहे थे तो फिर 11 से नहीं कट रहा था। 11 दिए हैं तो कटे, क्योंकि 11 है तो वो कटेगा, तो 11 लिए हैं। इसका मतलब यहाँ से x का मान निकल के आया, y का मान भी निकल के आया है, तो x का मान यहाँ पर और y का मान रखे हैं, तो कितना निकल के आया, 9। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहता है कि इन सब में से आपको क्या x को घटाना है, तो जो संख्या आएगा वो प्राप्त संख्या क्या होगा, समानुपात में होगा। तो वो x क्या है, x का मान क्या है, सो आपको पूछ रहा है। ठीक है, निकालिए इस क्वेश्चन को, देखिए। आइए देखिए हम बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 19 है, 28 है, 55 है और 91 है। ठीक है, कहता है कि इन संख्या में प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होता है। समानुपात में होता है तो हम आपको क्या बताए थे, एक याद है कि बाहर बाहर वाले का गुना और अंदर अंदर वाले का गुना, यहाँ से क्या निकल के आएगा, वो x बराबर डायरेक्ट निकल के क्या आएगा कि बाहर वाले का गुना कीजिएगा 19 गुने 91 और 28 गुने 55, इन दोनों का क्या होगा, अंतर लेना है, 28 गुने 55। नीचे में क्या होगा कि इन दोनों का जोड़ का अंतर लेना है, 19 प्लस 91 माइनस 28 प्लस 55। ठीक है, यही बताए थे। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, इसको गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 9 और 171 और 9 कितना होता है, 81, यानी कि 181, वही ना होगा। 19 का 9 हो जाएगा 1, 19 9 71 और 9 80। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो 28 को 55 से कीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 16 और 40 46 और 4 46 और 4 50 और 5 दूना 10 5 15। ठीक है, 8 पंचे 40, ऐसे यहाँ देख लीजिए, 28 और 55 का करेंगे तो 8 पंचे 40, 5 दूना 10 और 40 10 50 और 4 54, 5 दूना 10 और 5 15, 1540 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 19 का करेंगे 91 से तो 9 1 9 9 81, 9 9 81 और 1 82 का 2 और 9 का 9 और 8 17, यानी कि ये 1729 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 9 1 10 और 10 110 माइनस 8 5 13 83। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए 189/27, तो कितना आ जाएगा आंसर, 7। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका क्या कह रहा था कि 19, 28, 55 और 91 में से x को घटाया जाता है तो वो जो प्राप्त संख्या तो समानुपात में होता है, तो x का मान क्या है। तो हम क्या किए हैं कि बाहर बाहर वाले का गुना करके दोनों का अंतर ले लिए हैं, फिर अंदर वाले का भी गुना किए हैं, दोनों का अंतर लिए हैं, फिर दोनों का बाहर वाले का जोड़, फिर अंदर वाले का जोड़, दोनों का जो है इसका अंतर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से निकल के आ गया है कितना, 7।
यानी कि वो 7 ही x वाला वो 7 संख्या है, 7 है जो इन सब में से घटाएंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगा, समानुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। चलिए आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, ठीक है, और सी की आय ए प्लस बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी के आय के बीच का अंतर 13,200 रुपये है तो सी की आय क्या है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, सी की आय ज्ञात कीजिए बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आपको जो जो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना वैसे वैसे आप करते जाइए, क्योंकि इसमें 4 बंदा है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का कह रहा है क्या, पहले ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, यानी कि अगर ए की आय 100 है तो बी की कितना हो जाएगी दोस्तों, सॉरी बी की अगर 100 है तो ए की कितना हो जाएगा 145। क्यों, क्योंकि कहा हुआ है कि बी की आय से 45% अधिक है। अब सी के बारे में क्या कहा है, सी की आय ए प्लस बी के आय के योगफल से 60% कम है, यानी कि इन दोनों का जो योगफल है कितना है 245, उनके योगफल का 60% कम है, यानी कि कितना है 40% होगा। ठीक है, अब डी के बारे में क्या कहा है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। सी की आय कितना है 245 इंटू 40/100, और इससे कितना है अधिक 20% अधिक है, यानी कि इसका 120%। इतना ही नहीं होगा, इसका कह रहा है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, ये सी की आय है इसका 20% अधिक, यानी कि अगर ये 100% का वैल्यू है तो इसका कितना 120% हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों निकालिए, इसको पहले निकालिए तो देखिए क्या, ये 20 से कटता है, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से ये कटेगा कितना बार 5 चौका 20, 9 5 45। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये से ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 5 से ये कटेगा कितना 49। ठीक है, अब यहाँ देखिए 20 छक्के 120, 20 पंचे 100। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है रेशियो 145 100, उसके बाद में इसका कितना निकल के आ जाएगा 49 दूना 9 दूना 18 और 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, 98। यहाँ पर कितना निकल के आएगा 49 गुने 2 गुने 6/5। ठीक है, अब इस सब को बराबर करना है तो क्या करेंगे 5 से सब में गुना कर देंगे ताकि फ्रैक्शन हट जाएगा। तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 से 25, 5 का 20 और 2 22, 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 9 पंचे 45 और 4 49। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 हट जाएगा तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 12 9 क्या होता है 12 9 108 और 12 चौक 48 और 10 58, यानी कि 588। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखिए अब इसका कैसे निकालते हैं। इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि बी और डी के आय का बीच का अंतर दिया है, बी और डी के आय के बीच, बी का कितना है 500, डी का कितना है 588। देखिए यहाँ से तो 588 है तो यहाँ से अंतर कितना है 88, जबकि 88 नहीं, यहाँ कितना कहा हुआ अंतर 13,200 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो 88 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13,200। तब पूछ रहा है सी की आय क्या है, सी की आय कितना है 490 है सी की आय, तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 13,200/88, और कितना पूछा 490, तो 490 का वैल्यू कितना है इतना, यहाँ से कितना निकल कर आएगा 73,200। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, सॉरी 73,500। चलिए देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना आएगा निकल कर सी की आय, सी की आय कितना था 490, तो हम यहाँ से 490 का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो सी की जो इनकम होगी वो कितना होगी 73,500। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि यदि x + y = 4 और 1/x + 1/y = 16/15 हो तो x³ + y³ का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। आपको x + y का मान दिया हुआ है कितना 4। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखिए 1/x + 1/y बराबर दिया हुआ है 16/15। ठीक है,
तो यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा एक्स वाई और वाई प्लस एक्स बराबर 16/15। एक्स प्लस वाई हो या वाई प्लस आई प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मान कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ से इसका मान रख देंगे 4xy बराबर कितना हो जाएगा 16/15। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको काटिएगा तो कितना है 4 से कटेगा, यानी कि 4xy बराबर कितना निकल के आ जाएगा 15। ठीक है, तो xy बराबर क्या निकल के आएगा 15/4। यहाँ से x प्लस वाई 4 दिया हुआ था और xy हम कितना निकाल लिए 15/4। अब यहाँ से देखिए हमें पूछ क्या रहा है, x³ प्लस y³ पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो x³ प्लस y³ किस में आएगा, ये फॉर्मूला एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसी तरीके से ये x है तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, यही होगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए हमें क्या x प्लस वाई का मान कितना है 4, तो 4 हम यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब बराबर x³ प्लस y³ हमें पूछ ही रहा है। ठीक है, 3xy का मान कितना निकाले हैं 15/4 और ये x प्लस वाई का मान कितना है 4, तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कट जाएगा और ये 15 या 45, ये कितना हो जाएगा 64 बराबर x³ प्लस y³ प्लस 45 और ये 45 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ बराबर 45 64 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9, 14 में से 9 और 1 यानी कि 19। जो पूछा हुआ था उसका x³ प्लस y³ का मान कितना होगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, x प्लस वाई का मान दिया हुआ था और यहाँ से हम क्या किए हैं एक्स वाई का मान निकाल लिए हैं और फिर इसको फॉर्मूला पर बैठाए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 है और थीटा 0 और 90 के बीच में है तो टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पहला है 2√3, दूसरा क्या है 4√3/3, उसके बाद में जो इसके तीसरा क्या है 3√3 और चौथा क्या है 5√3/3। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने एक क्लास कल किए थे और एक आज किए हैं, दोनों मिलाकर एक सेट खत्म हो गया है। जो CGL SSC में पूछा हुआ था, SSC के CGL एग्जाम 2021 में हाल ही में जो हुआ है उसका पूछा हुआ था, आज ये खत्म हो गया है। सिर्फ इसमें हमने कौन सी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन यानी DI का क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, क्योंकि DI का क्वेश्चन का डाटा बहुत बड़ा होता है, फिर ये बोर्ड पर नहीं आएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। हम लिख तो देंगे डाटा का क्वेश्चन और इधर साइड में क्वेश्चन बना भी देंगे, लेकिन आपको वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसका डाटा जो है कि बहुत लंबा रहता है और पूछा भी गया है, जो डाटा लंबा पूछा गया है, तो इसीलिए हम DI का क्वेश्चन नहीं लिए हैं। और इस क्वेश्चन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि और दोस्तों भाइयों को पहुंचेगा ये वीडियो तो उससे फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो हम ऐसे वीडियो जैसे ही लेकर आएंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में।